नाज़रीन आदाब, NCPUL की खुसूसी पेशकश उर्दू दुनिया के साथ मैं हूँ हिना ज़ुबैर। और आदाब नाजरीन, मैं हूँ सैयद अहमद जिलानी। तो चलिए नाज़रीन अपने इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। नाज़रीन, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान मुल्क में उर्दू ज़बान की नश्र व इशाअत का सबसे बड़ा इदारा है और उर्दू के फ़रोग़ के लिए मुसलसल अपनी बेशबहा कोशिशें भी अंजाम दे रहा है। और नाजरीन, ऐसी ही एक कोशिश के तहत गुज़श्ता हफ्ते रियासत आसाम के शहर गुवाहाटी में एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। और नाज़रीन, हम आपको बताएं कि काउंसिल के इस 4 रोज़ा तरबेती प्रोग्राम बराए असातिज़ा में फैकल्टी के लोगों के अलावा मुख्तलिफ सेंटर इंचार्जेस ने भी शिरकत की और तबादला ख्याल किया। हम आपको बता दें कि इस तरह की वर्कशॉप जो है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुनक्किद होती है। और नाजरीन, इस मौके पर काउंसिल के डायरेक्टर प्रोफेसर इर्तज़ा करीम ने भी शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। कौमी कौंसिल उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रही है। दौर कदीम से ही हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान की बड़ी अहमियत और मानवियत रही है और जदीद दौर में तो इसकी अहमियत और भी बढ़ गई है। गुज़िश्ता हफ्ते रियासत आसाम के शहर गुवाहाटी में कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की जानिब से 4 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस वर्कशॉप में काउंसिल के डायरेक्टर प्रोफेसर सैयद इर्तज़ा करीम ने भी शिरकत की और उर्दू ज़बान को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ने की बात कही। ये 4 दिन की जो वर्कशॉप हो रही है गुवाहाटी में, इस तरह की वर्कशॉप कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में करती रहती है, जहाँ हमारे कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं या जहाँ उर्दू, अरबी, फ़ारसी के कोर्सेज चलते हैं उनके ताल्लुक़ से। इसका मकसद ये होता है कि हम लोग जब बैठते हैं एक दूसरे के साथ, यानी 60-70 लोग जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उसमें फैकल्टी के लोग होते हैं जो वो पढ़ाते हैं कंप्यूटर, और वो लोग होते हैं उर्दू, अरबी, फ़ारसी के जो सेंटर इंचार्ज होते हैं, वो भी आते हैं। तो हम लोग बैठ के 4-5 दिन ये एक दूसरे में तबादला ख्याल करते हैं, बातचीत करते हैं। अब जो मसाइल हैं कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से, हमारी तरफ से अगर कोताही कोई है तो वो इसकी निशानदेही फरमाते हैं, और अगर उनकी तरफ से कुछ कमी है तो हम उनको बताते हैं कि साहब इन कमियों को दूर किया जाए। जैसे एक आम मसला आता है हमारे यहाँ कि वक्त पर दरख्वास्तें जो हैं या फॉर्म्स जो हैं, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, ये नहीं पहुंच पाती हैं। तो इसकी तरफ हम लोग बताते हैं कि आप वक्त पर अप्लाई कीजिए ताकि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, बच्चे इम्तहान में बैठ पाएँ वक्त पर, उनका रिज़ल्ट आ जाए। इसी तरह से कंप्यूटर ट्रेनिंग की बात आती है। कंप्यूटर में जो बच्चों की तादाद कम होती है उसकी तरफ हम लोग बार बार ये बताते हैं कि जो तादाद है 40, 45, 55, उस तादाद को पूरे कीजिए ताकि कंप्यूटर सेंटर आपका बराबर चलता रहे। इस तरह की और दूसरे मसाइल होते हैं, जैसे आम तौर पर आज की जो गुफ्तगू हुई है, आज जो इंटरेक्शन हुआ है, उसमें ज़्यादातर टीचर्स की बात ये आ रही है, ज़्यादातर फैकल्टी की ये बात आ रही है कि साहब तनख्वाह कम है। हम लोग ये चाहते हैं कि उसकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। हम लोग अपने तौर पर कोशिश भी करते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वगैरह इन्वॉल्व होती हैं, तो इन ऐसे फैसलों में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन ऐसा होगा कि तनख्वाह बढ़ाई जाएगी। ये वर्कशॉप जो इस वक्त रखी गई है गुवाहाटी में, इसमें तकरीबन 65 से 70 जो है फैकल्टी मेंबर और दूसरे लोग आए हैं। इसमें नाइलेट के भी लोग हैं, तो नाइलेट और इसके हवाले से हम लोग मिलजुल करके जो काम कर रहे हैं उसमें ये फ़ायदा होता है कि उर्दू की तरक्की के लिए या उर्दू को रोज़गार से जोड़ने के लिए, या चूँकि फ़ी ज़माना जो जदीद टेक्नोलॉजी है इससे उर्दू को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। इन तमाम मसाइल पर गुफ्तगू होती है, और आइंदा के जो प्रोग्राम होते हैं, आइंदा के प्रोग्राम जो तय होंगे वो इन्हीं रोशनी में हम लोग बनाते हैं। इनसे बहुत कुछ सीखते हैं हम लोग। कौमी कौंसिल भी अपने स्कीम पर भी गौर करती है, जो हमारे अंदर कमी है हम उस पर भी गौर करते हैं। जो सेंटर इंचार्ज होते हैं, जो फैकल्टी के लोग होते हैं, वो भी अपनी कमियों पर दोबारा गौर करते हैं और उसको फिर सुधारने की कोशिश करते हैं। ये जो इस तरह के हम लोग जलसे करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में, पुणे में करते हैं, गोवा में करते हैं, इस वक्त गुवाहाटी में किया है, कभी रांची में करते हैं, घूम घूम के हम लोग करते हैं ताकि उस एरिए के जो फैकल्टी के लोग हैं, उस एरिए के जो लोग हैं उनसे हमारा ताल्लुक़ बने और हम बता पाएँ कि हम ऐसा करना चाहते हैं और आपकी तरफ से ये कमी है, या जो सेंटर बहुत अच्छे होते हैं उनकी हौसला अफजाई भी हो जाती है।
कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बिजनेस अकाउंटिंग और मल्टीलिंगुअल DTP सेंटर के ताल्लुक से 4 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम पर आए असातिज़ा में फैकल्टी के लोगों के अलावा मुख्तलिफ सेंटर इंचार्ज ने शिरकत की और तबादला ख्याल किया। उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के कुछ और इक़दाम पर भी इजहार ख्याल किया गया। 4 डे की फैकल्टी ओरिएंटेशन वर्कशॉप है जो गुवाहाटी में अरेंज हो रही है। इससे पहले भी हम 4 अरेंज कर चुके हैं, जैसे लखनऊ में की, पूना में की, कश्मीर में की, गुवाहाटी में एक बार पहले भी कर चुके हैं और अब ये एक नेक्स्ट हो रही है। इस 4 दिन की वर्कशॉप में हम जो हमारे सिलेबस के सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर फैकल्टीज़ को थोड़ा अपडेट करने की कोशिश करेंगे ताकि उनको लेटेस्ट टेक्निक्स पता लग सके कैसे पढ़ाना है। यही हमारा यहाँ इकट्ठा होने का मकसद है। ये फैकल्टी ओरिएंटेशन प्रोग्राम का जो मकसद है वो ये है कि जो नालेट है, NCPL है और जो सेंटर्स के बीच में जो गैप है, इस गैप को हमने ब्रिज करना है। जो हम इस प्रोग्राम के थ्रू जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं सेंटर्स में, नालेट में, NCPL में, इन सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है ताकि हम इस प्रोग्राम को हम बेटर ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकें। ग्राउंड लेवल्स पे इम्प्लीमेंटेशन इसकी ईजी हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारी फैकल्टीज़, हमारे स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा ले सके। गवर्नमेंट का जो पैसा है वो बेटर ढंग से हम यूटिलाइज कर सकें और इस तरीके से हम बेसिकली जो IT सेक्टर है उसको और बेटर एलाबोरेट करें, फैलाएं और लोगों को जॉब ओरिएंटेड बनाएं। हम बेसिक पर्पज़ यहाँ पे जो हमारे सारे फैकल्टीज़ और बाकी मेंबर्स आए हैं सेंटर के, उनका ये है कि उनको टेक्नोलॉजी से अपब्रेस्ट किया जाए, जो नई टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से अपग्रेड किया जाए। वो लोग जो भी चाहते हैं, जो उनको प्रॉब्लम है किसी हमारे सिलेबस में, किसी कैरिकुलम में, उनको अपडेट करने के साथ साथ उनकी सारी प्रॉब्लम्स का निजात किया जाए ताकि वो बेटर अपने स्टूडेंट्स को कर सकें, मोटिवेट कर सकें। उनकी पेडागोजी जो है, शिक्षा शास्त्र जो है वो इम्प्रूव हो, राइट, हाउ टू मेक द बेटर लेसन प्लान्स, हाउ टू इम्प्रूव द कैरिकुलम, वो हमें सजेशंस दें और हम उसे इंटीग्रेट करें ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो नौकरी के काबिल बने और ये स्कीम जो है इसका दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। NCPL का बड़ा कदम, और NCPL गाहे बगाए वक्तन फ़ौक्तन इस तरह के प्रोग्राम कराता है जो बहुत ज़रूरी है, चूँकि नई टेक्नोलॉजी है, हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, कोर्सेज नए हैं, सॉफ्टवेयर्स नए आते हैं, तो उसके मुताबिक यहाँ इस इंटरेक्शन प्रोग्राम में हम लोगों को उसका पता चलता है, जिससे हम लोग अपने सेंटर्स में जाते हैं तो हद्दुल इम्कान जितना हमसे कोशिश हो सके हम लोग उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, बच्चों को फ़ायदा भी होता है। तो इसलिए NCPL का ये कदम जो वर्कशॉप हो, सेमिनार, इंटरेक्शन, ये बहुत अच्छा है। ये गाहे बगाए होना भी चाहिए। कभी कभी लंबा वक्फा हो जाता है, उतना लंबा नहीं, 1.5-2 साल में एक बार होना ही चाहिए। ये बड़ा अच्छा है और जिससे हमारे जो सेंटर्स के डिफरेंट सेंटर्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी राइज होते हैं और इन द हॉल सबके सामने बातें रखी जाती है और कुछ ना कुछ उसका हल भी निकलता है। और इस बार तो नए डायरेक्टर साहब ने यह वादा किया है कि आप इज्तिमाई तौर पे आप लोग अपने प्रॉब्लम्स, मसाइल भेजें और इंशाल्लाह हम उसको सोल्व करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात लगी और अच्छा हुआ। अब उम्मीद करते हैं हम लोग सारे लोग मिल करके सारे मसाइल को देंगे तहरीरी शक्ल में, ताकि मिनिस्ट्री तक भी पहुँचाए, NCPL तक भी पहुँचाए, मसले का हल निकले। NCPL ने जो प्रोग्राम गुवाहाटी में अरेंज किया है, यहाँ मैंने अटेंड किया है, तो बाकी अरेंजमेंट ठीक ठाक है। हमारा सेंटर चलाने में जो प्रॉब्लम है तो सैलरी सिर्फ फैकल्टी का मिलता है और लेकिन उससे ज़्यादा कम सेंटर इंचार्ज को करना पड़ता है, लेकिन सेंटर इंचार्ज का कोई रेम्यूनरेशन नहीं है, जिसके वजह से मतलब इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा नहीं ज़्यादातर प्रॉब्लम आ रहा है। कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में होने वाली इन वर्कशॉप्स में ये कोशिश की जाती रही है कि उर्दू ज़बान को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाए। इस वर्कशॉप के बाद ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे भी ये सिलसिला इसी बेहतरी के साथ जारी रहेगा। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू में बच्चों के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत माहनामा, बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिलनशी कहानियाँ, नग़्माबार नज़में, दिलचस्प मज़ामीन, मज़ेदार कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, क़िस्तवार नावल, महीने की तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक, सवाल जवाब और दिमागी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम। हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्पियों और मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपये, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपये में।
प्रोग्राम उर्दू दुनिया में एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। और आइए नाज़रीन, अब बात करते हैं उर्दू के मशहूर मारूफ अफसाना निगार और सहाफ़ी डॉक्टर सैयद अहमद कादरी की। डॉक्टर सैयद अहमद कादरी उर्दू का एक ऐसा नाम है जिस पर बिहार की पूरी उर्दू आबादी को बेहद फख्र है। और साथ ही आपको बता दें कि बेहतरीन नाक़िद, अफसाना निगार और सहाफ़ी सैयद अहमद कादरी उर्दू की अदबी दुनिया में बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल हैं और इनको हुकूमत हिंद के अलावा अमेरिका ने भी एजाज़ से नवाजा है। सैयद अहमद कादरी के 4 अफसानवी मजमूए अब तक मंजर आम पर आ चुके हैं और 22 किताबों के ये मुसन्निफ भी हैं। साथ ही नहायत ही आला फ़िक्र फ़न के मालिक हैं। डॉक्टर सैयद अहमद कादरी उर्दू का वो चेहरा है जिस पर बिहार की पूरी उर्दू आबादी को नाज है। डॉक्टर सैयद अहमद कादरी को उर्दू जबान विरासत में मिली। खुद उनके वालिद बदर औरंगाबादी मशहूर और मारूफ अफसाना निगार और सहाफ़ी थे। मेरी पैदाइश औरंगाबाद बिहार में 11 सितंबर 1954 में हुई। औरंगाबाद में एक अदबी माहौल इस तरह से था कि वहाँ की लाइब्रेरी आज भी बहुत कायम है, वो बहुत अहम लाइब्रेरी। और इत्तेफाक से मेरे वालिद साहब बहुत अच्छे अपने ज़माने के अफसाना निगार और सहाफ़ी नशीन मुज़फ़्फ़रपुरी वगैरह के हम असर थे। तो एक तरह से कहिए कि उर्दू मुझे विरसे में मिली है। उर्दू ज़बान की खिदमत के लिए, उर्दू सहाबत के लिए, उर्दू ज़बान और उर्दू अदब के लिए ये सारी कोशिशें मेरी हकीकत यह है कि विरसे मिली और लाइब्रेरी से मुझे बहुत फ़ायदा मिला। मैंने कई बार इस बात का एतराफ़ किया है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उर्दू के सिलसिले में, उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन इब्न सफ़ी का रहा है। इब्न सफ़ी को उस ज़माने में हम लोग बिल्कुल नशा के तौर पर कबूल किया था हम लोगों ने। ये यकीन जानिए आप कि उस ज़माने में उस लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें थीं इब्न सफ़ी के हवाले से, इब्न सफ़ी के जो नावल थे, वो सारे के सारे उस बचपन में पढ़ डाले थे। डॉक्टर सैयद अहमद कादरी ने साइंस से तालीम हासिल की, पीएचडी भी नबातात के मज़ामीन से पूरी की और गया के ही एक कॉलेज में शोबाए नबातात के प्रोफेसर बने, लेकिन दिल उर्दू में अटका रहा। पहला अफसाना बोझ 1973 में माहनामा ज़ेवर में शाये हुआ और फिर डॉक्टर सैयद अहमद कादरी का कलम अफसानों की दुनिया में अपना लोहा मनवाता चला गया। हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, लेकिन उनकी ख्वाहिश का ज़रूर एहतराम किया मैंने। ये कि मैंने साइंस की तालीम हासिल की, एमएससी और पीएचडी मैंने बॉटनी में किया और बाद में दरस तदरीस में शामिल हुआ शोबे नबातात में। लेकिन उर्दू से दिलचस्पी जुनून की हद तक मुझे रहा, जुनून की हद तक। और 1969 में सबसे पहले मेरा अफसाना माहनामा ज़ेवर जो रिजवान अहमद साहब निकाला करते थे पटना से, उसमें शाया हुआ। और मैं बयान नहीं कर सकता वो खुशी को मैं किस तरह से मैं शेयर करना चाहता था कि जब मेरा अफसाना पहला छपा तो मैं पागलों तरह बिल्कुल दिखाया करता था लोगों को, देखिए मेरा अफसाना शाया हुआ। उसके बाद फिर सिलसिला चला और मेरे 4 अफसानी मजमे शाया हुए। इत्तफाक से इन चारों को मुख्तलिफ़ एकेडमियों ने, बिहार उर्दू एकेडमी, उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी और मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी ने इनाम से नवाजा है। 1989 में डॉक्टर सैयद अहमद कादरी की पहली किताब बिहार में उर्दू अफसाना निगारी सामने आई। फिर किताबों के शाये होने का बाकायदा सिलसिला शुरू हो गया। फन और फनकार, अफकारे नौ, शायर और शायरी, अफसाना निगार और अफसाने, इक़दार और इम्कान डॉक्टर सैयद अहमद कादरी की नाक़दाना बसीरत के रोशन सबूत हैं। डॉक्टर कादरी की किताबों की न सिर्फ अदबी दुनिया में बेहद सताइश की गई, बल्कि मुल्क की कई एकेडमियों ने उनकी किताबों पर उन्हें एजाज़ात से भी नवाजा। सहाफ़त का भी ताल्लुक़ जहाँ तक रहा तो इस सहाफ़त में भी लाने वाले कलाम हैदरी साहब हैं, जिस ज़माने में अपने ज़माने का बहुत ही मशहूर हफ्तावार अखबार मोर्चा निकलता था।
تو ایک وقت میں انہوں نے کہا کہ ایسا کرو تم میرے مورچہ کے لیے اداریہ لکھو. اب ظاہر ہے کہ مورچہ میں چھپنا اس زمانے میں ہی بہت شان کی بات ہوا کرتی تھی، اس کا اداریہ لکھنا میرے لیے بہت بڑا امتحان تھا. اور ایک اداریہ میں نے لکھ کے دیا اور تھوڑا سا انہوں نے درست کیا، اس کے بعد شائع کیا. اس میرے نام کے ساتھ ساتھ لکھا نائب مدیر. اپنے طور پر میں بتاؤں جناب کہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز تھا، یہ بہت بڑا اعزاز تھا کہ میں مورچہ جیسے ہفتہ وار اخبار کا نائب مدیر بن گیا. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلا، پھر میں بلیڈز میں آیا، بلیڈز میں پورے بہار کی نمائندگی کی میں نے. پھر ہندی اخبار جن ستہ میں بھی رہا، دینک جاگرن میں بھی رہا. اس کے بعد پھر اپنا اخبار ویکلی اخبار بودھ دھرتی کے نام سے شائع کیا 1984 سے. لیکن جب اخبار بند ہو گیا تو پھر یہ ہوا کہ اپنے اندر کی جو بے چینی ہوتی ہے، بے کلی ہوتی ہے، جو سماج میں جس طرح کی ابھی سماج میں جس طرح سے چل رہا ہے جو سلسلہ، اور جس طرح سے سیاست میں چل رہا ہے، جس طرح سے تعلیمی میدان میں کہیے، تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ظاہر ہے کہ کوئی ایک صحافی جو باشعور صحافی ہے، جو ایک واقعی حساس صحافی ہے، اس کے اندر کا جو بھارت صحافی زندہ ہو گیا. اور پھر میں نے ایک نئے سرے سے صحافت نگاری شروع کیا. اور صحافت کے سلسلے میں آج اللہ کا شکر ہے کہ پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ممالک میں بھی میرے مضامین بہت ہی اہتمام کے ساتھ شائع کیے جاتے ہیں. ڈاکٹر سید احمد قادری نے افسانہ لکھنے کے ساتھ ساتھ تحقیق اور تنقید میں بھی کافی منفرد کام کیا ہے. ان کی تحقیقی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے کے برلا فاؤنڈیشن نے 1990 میں صحافت کے لیے فیلوشپ ایوارڈ سے نوازا. ڈاکٹر سید احمد قادری نے صحافت کے شعبے میں بھی بہترین کام کیا ہے. ڈاکٹر سید احمد قادری نے اردو صحافت کی پوری تاریخ تصنیف کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ صحافت پر لکھی گئی ان کی کتاب انہیں سب سے زیادہ پسند ہے. ان دنوں میں ہر ہفتے روزنامہ سہارا کے کالم لکھتا ہوں میں، اور بہت پسند کیا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ صحافت سے ایک بات اور میں بتا دوں کہ صحافت کے تعلق سے میں نے یہ محسوس کیا بہار کے تعلق سے صحافت نگاری پر کوئی کام نہیں ہوا ہے. تو جس زمانے میں نکلا تھا کہ بھائی وہ کے برلا فاؤنڈیشن نے نکالا تھا اشتہار کی اس طرح کوئی پروجیکٹ اگر کسی کے پاس ہے تو دیں، تو میں نے دے دیا. اب ظاہر ہے کہ جب وہ مجھے مل گیا تو کے برلا فاؤنڈیشن مجھے فیلوشپ دیا بہار کی اردو صحافت نگاری پر تحقیق کے لیے. پورے ہندوستان میں لوگوں کو تعجب ہو کے برلا فاؤنڈیشن کا فیلوشپ ایوارڈ، وہ بھی بہار میں، اب بہار میں بھی وہ بھی گیا میں. بہت تعجب ہوا تھا لوگوں کو، لیکن بہرحال مجھے کام ہے. اور اب تک میں بتاؤں کہ اب تک پورے ہندوستان میں واحد اردو صحافی ہوں جسے یہ فیلوشپ ملا ہے. ظاہر ہے کہ مل گئے، بس مل گئے. اور یہ کہ کتابیں ظاہر کی کتابیں بھیجی میں نے بہت سے، جیسے مغربی بنگال اردو اکیڈمی نے بھی دی جو بہت کم اپنی ریاست سے باہر کے لوگوں کو دیا کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی دیا ہے. اتر پردیش اردو اکیڈمی میں دیا ہے. بہار اردو اکیڈمی نے میری تقریباً تمام کتابوں پر ایوارڈ دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ اور بھی بہت سارے ایسے آرگنائزیشن ہیں، ایسے ادارے ہیں جنہوں نے ایوارڈ دیا، جیسے ساہتکار سنسد ہے سمستی پور کا، یہ اورنگ آباد کا ایک ادارہ ہے، اس نے بھی دیا ایوارڈ. تو بہت سے بہار سے بھی ایوارڈ بہت سے ملے ہیں مجھے، تو اللہ کا شکر ہے. لیکن ایوارڈ کے پیچھے میں کبھی بھاگتا نہیں ہوں. ڈاکٹر سید احمد قادری کہتے ہیں کہ اردو زبان پر کام کرنے والی ایسی کئی ہستیاں ماضی میں موجود رہی ہیں جن کو اردو دنیا بھلا چکی ہے. ایسے میں معمار بہار اردو قاری کے لیے توجہ اور دلچسپی کا سبب بنی. ڈاکٹر سید احمد قادری 100 سے زیادہ افسانے لکھ چکے ہیں اور اب تک ان کی 22 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں. اردو ادب میں ڈاکٹر سید احمد قادری کی اس خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت ہند کے محکمہ ثقافت نے 1992 میں فیلوشپ ایوارڈ سے نوازا. 1990 میں ڈاکٹر سید احمد قادری کو بہاری آف دا ایئر کا خطاب دیا گیا. 1998 میں امریکن بایوگرافیکل انسٹیٹیوٹ امریکہ نے مین آف دی ایئر کے باوقار اعزاز سے سرفراز کیا. 4 افسانی مجموعے میرے شائع ہوئے. ایک ہے رضا خواب
दूसरा धूप की चादर, तीसरा पानी पर निशान, और चौथा भी हाल में आया है मलबा के नाम से, मलबा के नाम से। और मलबा एक्चुअली मैं जब अमेरिका गया था, वहाँ 9/11 का जो सानहा हुआ था, और मैं जब मैनहट्टन, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन पहुंचा हुआ, उस जगह जब पहुंचा तो मुझे वो अफसाना मुझे मिला था, उस अफसाने को मैंने शामिल किया है। 22 किताबें मेरी हैं, और उसके बाद तनकीद की बहुत सारी किताबें हैं, तनकीद की किताबें बहुत सारी। अभी जो तरतीब दिया मैंने पहले अर्ज़ किया कि जिनका हक़ अदा नहीं हो सका उर्दू अदब में, मैं शीन साहब पर मैंने काम किया। ग़ियास अहमद गद्दी एक बड़ा नाम और अहम नाम, उनकी शख्सियत और फ़न पर मैंने काम किया, और किताब मुरत्तिब की मैंने। फिर अब्दुल मोनी साहब पे किताब मुरत्तिब की। उसके अलावा साथ साथ एक बड़ा अहम काम मैंने किया, जबकि वसाइल मेरे उतने बहुत ही महदूद थे उस ज़माने में, वो ये कि बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे ऐसी शख्सियतें जिन्हें हम मेमार बिहार कह सकते हैं, उन तमाम शख्सियतों को यकजा करके मेमार बिहार के नाम से किताब मैंने तरतीब दी है, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत पजीराई उसकी किताबों की हुई है। डॉक्टर सैयद अहमद कादरी के मुताबिक मुल्क के कई उर्दू इदारे उर्दू के फरोग के सिलसिले में संजीदा काम कर रहे हैं, जिनमें से एक NCPUL भी है। कादरी कहते हैं कि उर्दू अब सिर्फ बर्रे सगीर की जबान नहीं है, बल्कि इस जबान की मकबूलियत यूरोप और अमेरिका की सरहदों में भी दाखिल हो चुकी है। गर्चे इंटरनेट ने उर्दू को एक समत दी है, और सिमत देने के बाद अब ये लगता है कि हाँ उर्दू को फ़रोग़ होगा, लेकिन फिर ये सवाल पैदा हो कि चूँकि बुनियादी सतह से उर्दू ख़त्म होती जा रही है, इस हकीकत को तो एतराफ़ करना ही चाहिए हमें कि बुनियादी सतह से उर्दू ख़त्म हो रही है। इसके लिए कोशिशें होनी चाहिए, लेकिन कोशिश हो नहीं रही है। अब आप देखें मदारिस से जहाँ से उर्दू ज़बान निकला करती थी, फैलती थी, फ़रोग़ पाती थी, वो सिलसिला ख़त्म हो चुका है, और मदारिस में भी उर्दू के तालीम और तरबियत सही तरीके से नहीं हो रहा, और स्कूलों कॉलेजों में तो और बुरा हाल है, और बुरा हाल है। अब सही तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी भी नहीं हो रही है। आप ठीक है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, उसकी मोहब्बत अपनी जगह पर, अंग्रेज़ी की मोहब्बत अपनी जगह पर, लेकिन अपनी जो मादरी ज़ुबान है उससे हम दूर होते चले जा रहे हैं। तो उससे ज़ाहिर है कि ना उर्दू ज़बान को फ़ायदा हो रहा है, ना उर्दू अदब का फ़ायदा हो रहा है। जब उर्दू अदब का फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर अब देखिए कि एक ज़माना था कि बच्चों के लिए बहुत से रसाइल निकला करते थे, वो सारे के सारे रसाइल बंद हो चुके हैं, कोई दिलचस्पी नहीं है। आप इंटरनेट पर अब बच्चों के लिए क्या है, तो उर्दू की किताबें छोड़ दिए, वो तरह तरह के जो आते हैं वो उनकी पसंदीदगी और उनकी दिलचस्पी के जो होते हैं वो सब देखते हैं वो। इसलिए हम किसी खुशफहमी के शिकार नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर बुनियादी सतह पर ख़त्म होती हुई उर्दू के सिलसिले में अगर संजीदगी से गौर फिक्र हो और अमल हो, तो शायद कोई बेहतर सूरत हाल निकल सकती है। कंप्यूटर सीखना हुआ आसान, हर घर में पहुंचा डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम। अब घर बैठे सीखें उर्दू जबान, और वो भी अपने कंप्यूटर पर, बगैर किसी उस्ताद के, अपने कंप्यूटर पर। कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू जबान के ऑनलाइन उर्दू लर्निंग प्रोग्राम की मदद से कौंसिल की मतबात बिल्कुल मुफ्त। लॉग ऑन करें www.urducouncil.nic.in। अल्लाह अगर तौफीक ना दे, इंसान के बस का काम नहीं। फैज़ान मोहब्बत आम सही, इरफान मोहब्बत आम नहीं। ये शेर जिगर मुरादाबादी का है। जिगर इस शेर में
अल्लाह की बरतरी का इजहार करते हुए कहते हैं कि इंसान जो भी कारहाय नुमाया अंजाम देता है वो दरअसल अल्लाह की मदद से ही ऐसा करता है। अल्लाह की रहमत तो सबके लिए आम है, लेकिन उसकी मोहब्बत और रहमत हर किसी की समझ में नहीं आती। हिना, अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। जी हाँ, हमारी हिंदुस्तानी फिल्मों में उर्दू जबान का अहम किरदार रहा है। बेशक जिलानी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम उर्दू की मिठास को, उर्दू की शीरीनी को पुरानी फिल्मों के गीतों में बासानी महसूस कर सकते हैं। नाजरीन, आज फिल्मी गीतों में जो कमी महसूस करते हैं, दरअसल वो उर्दू से दूरी के सबब ही पैदा हुई है। बिल्कुल, आज के गानों में जबान का वो म्यार नहीं बाकी रहा, इसीलिए कोई भी गीत याद नहीं रह पाता, मगर पुराने नगमे हमें आज भी वैसे ही याद हैं। और आइए नाजरीन, ऐसा ही एक नगमा देखते हैं और पुरानी यादों में खो जाते हैं। इन आँखों की मस्ती मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता, अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के। इस नगमे में जिन मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है वो हैं वाबस्ता और रुस्वा। वाबस्ता के माने हैं जुड़ा हुआ, जबकि रुस्वा का मतलब है बदनाम। एक तुम ही नहीं तन्हा, एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में मेरी रुसवा, उल्फत में मेरी रुसवा, इस शहर में तुम जैसे, इस शहर में तुम